सो हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो आज हम जो है वो मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इक्विटी डेरिवेटिव्स की जो है वो अगली मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, विच अमंग्स द फॉलोइंग कम्स अंडर द परव्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इनमें से करेंसी है, सिक्योरिटी, गोल्ड या फिर कमोडिटीज़ है, इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के परव्यू के अंदर आती है। देखो, सबसे पहले हमारे को जब ये क्वेश्चन नंबर जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन, हमारे दिमाग में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो क्या आना चाहिए कि जो सिकरा है उसने जो है वो क्या डेफिनेशन जो है वो बताई हुई है। जो सिकरा का सेक्शन नंबर 2H है उसने जो है वो बताया हुआ है कि जो टर्म है सिक्योरिटीज़ के अंदर, उसके अंदर शेयर्स आ जाते हैं, स्क्रिप्ट्स आ जाते हैं, स्टॉक्स आ जाते हैं, बॉन्ड आ जाते हैं, डिबेंचर आ जाता है, डिबेंचर स्टॉक आ जाता है, या फिर अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी आ जाती हैं जो कि लाइक नेचर की, या फिर जो है वो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी या फिर और कोई भी अदर बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, ये फिर डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, यूनिट्स या फिर कोई और अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड जो भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम ने करे हुए हैं, सिक्योरिटीज रिसिप्ट जो भी डिफाइंड है क्लॉज नंबर ZG ऑफ सेक्शन नंबर 2 के अंदर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सच अदर इंस्ट्रूमेंट जो भी डिक्लेयर करिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एंड राइट टू इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज़। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कौन से सेक्शन के अंदर, ये मैं नहीं बोल रहा, ये कौन सा सेक्शन बोल रहा है, ये सेक्शन नंबर 2H जो है वो बोल रहा है। कौन किसका, सिकरा का जो है वो बोल रहा है, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 का ये बोलता है कि सिक्योरिटीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ये कौन बोल रहा है, सेक्शन नंबर 2H जो है वो बोल रहा है। तो जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई उसके अंदर जो है वो कौन सी चीज़ जो है वो आ जाती है इसके परव्यू के अंदर, तो सिक्योरिटीज़ जो है वो इसके परव्यू के अंदर आ जाती हैं। तो सिक्योरिटीज़ जो है वो किसके परव्यू के अंदर आ जाती हैं, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शन प्रीमियम डिपेंड अपॉन, किस चीज़ पर हमारा ऑप्शन प्रीमियम जो है वो डिपेंड होता है। क्या वो वोलेटिलिटी ऑफ अंडरलाइंग पर डिपेंडेंट होता है, क्या वो करंट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस पर जो है डिपेंडेंट होता है, क्या वो इंटरेस्ट रेट इन इकोनॉमी एंड टाइम ऑफ एक्सपायरी पे डिपेंड होता है, या फिर वो ऑल ऑफ द अबव पर डिपेंड होता है। देखो, जब भी हम ऑप्शन प्रीमियम की बात करते हैं तो ऑप्शन प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जो कि जो है वो जब भी ऑप्शन होल्डर होता है उसको जो है वो पे करना पड़ता है, ऑप्शन बायर को जो है वो पे करता है, ऑप्शन सेलर को जो है वो पे करता है, उसे ऑप्शन प्रीमियम जो है वो बोला जाता है। ये क्यों जो है वो पे किया जाता है, ये एक ऐसा अधिकार है जो उसको मिल रहा है क्योंकि उसकी इच्छा हो रही है, तो उसको अधिकार मिल रहा है कि वो चाहे तो जो है वो चाहे तो जो है वो खरीद सकता है, तो वो जो है वो उसको जो है वो अधिकार मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो ऑप्शन प्रीमियम जो है वो चार्ज किया जाता है। ऑप्शन प्रीमियम जो है वो सेलर जो है वो लेता है, किससे जो है वो लेता है, ऑप्शन बायर से जो है वो लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन प्रीमियम जो है वो ऑप्शन प्रीमियम जो होता है वो कोई भी अंडरलाइन जो भी चल रहा है उसकी वोलेटिलिटी पे भी डिपेंडेंट होता है, जो स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर भी जो है डिपेंडेंट होता है, क्या इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी के अंदर चल रहा है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। तो ये सभी चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम जो है वो जो वोलेटिलिटी का मतलब क्या, ऊपर नीचे अंडरलाइन का जो प्राइस जो है वो चल रहा है उसके ऊपर भी जो है डिपेंडेंट होता है। देखो, अंडरलाइन के ऊपर तो मेन जो है वो डिपेंडेंट होता ही है, किस चीज़ के लिए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, चाहे वो रिलायंस का शेयर है, चाहे वो इन्फोसिस का शेयर है, तो उसकी वोलेटिलिटी जैसे भी बढ़ती रहेगी, कम होती रहेगी, उसके बेसिस पर भी जो है वो ऑप्शन प्रीमियम जो है वो चार्ज करा जाता है। क्योंकि रिस्क कितना इन्वॉल्व हो जाता है, इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है उसके बेसिस पर भी जो है वो डिपेंडेंट होता है, और करंट प्राइस जो है वो क्या चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस जो है वो क्या चल रहा है उसके ऊपर भी जो है वो डिपेंडेंट होता है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है वो हमारा ऑप्शन प्रीमियम जो है वो डिपेंडेंट होता है। सो ये वाला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मीन्स टू एक्वायर द अंडरलाइंग एसेट। हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मीन्स टू एक्वायर द अंडरलाइंग एसेट। कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ नहीं किया जा सकता एज अ मीन्स टू एक्वायर द अंडरलाइंग एसेट। क्या कॉपर है, गोल्ड है, इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ है, या फिर स्टॉक इंडेक्स है। तो अगर आपको जो है वो कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया था वो याद आ रहा होगा, तो मैंने आपको बताया भी था कि कॉपर को यूज़ करा जाता है एज अ मीन्स टू एक्वायर द अंडरलाइंग एसेट, गोल्ड को भी यूज़ करा जाता है, इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ को भी जो है वो यूज़ करा जाता है,
बट क्या स्टॉक इंडेक्स को जो है वो यूज़ करा जाता है एज अ मीन्स टू एक्वायर द अंडरलाइंग एसेट? नहीं, स्टॉक को जो है वो मतलब स्टॉक इंडेक्स को जो है वो यूज़ नहीं किया जाता एज अ मीन्स टू एक्वायर द अंडरलाइंग एसेट। तो यहाँ पर हमारा जो है वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टॉक इंडेक्स जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन ख़त्म करने के बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एन यूरोपियन ऑप्शन कैन बी एक्साइज्ड ओनली ऑन द एक्सपायरिंग डेट, स्टेट ट्रू और फॉल्स? क्या जो यूरोपियन ऑप्शन होता है वो हम एक्साइज करते हैं ओनली ऑन एक्सपायरी डेट? इस क्या जो है वो ये बात ट्रू है या फिर ये फॉल्स है? सबसे पहले इस बात को जो है वो इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, यूरोपियन ऑप्शन जो होता है वो एक ऐसा ऑप्शन होता है जो कि हम एक्साइज कर सकते हैं ओनली तभी जब उसकी लाइफ ख़त्म होती है, मतलब उसकी मैच्योरिटी पर या फिर उसकी एक्सपायरी पर ख़त्म कर सकते हैं, और उससे पहले नहीं कर सकते। वेयर एज जो अमेरिकन ऑप्शन होता है वो हम कभी भी एक्साइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि यूरोपियन ऑप्शन जो है वो कैन बी एक्साइज ओनली ऑन द एक्सपायरिंग डेट। बिल्कुल सही बात बोली है, यस, कि जो यूरोपियन ऑप्शन है वो हम ओनली जो है वो एक्सपायरी डेट पर ही जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्साइज कर सकते हैं। लेकिन अगर अमेरिकन ऑप्शन होता तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाता, तब फॉल्स हो जाता, क्योंकि अमेरिकन ऑप्शन जो है वो हम एक्साइज कर सकते हैं कभी भी, लेकिन जो है वो यूरोपियन ऑप्शन ओनली जो है वो कब एक्साइज करा जा सकता है, एक्सपायरी डेट पर जो है वो एक्साइज करा जा सकता है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है ये वाला। क्लियरिंग मेंबर राम है जिसके पास में 6 ट्रेडिंग मेंबर्स हैं, हु ऑल आर इन द मुंबई, एंड क्लियरिंग मेंबर श्याम है, उसके 6 ट्रेडिंग मेंबर हैं जो कि सारे के सारे कहाँ पर हैं, बाहर हैं, मुंबई में हैं, जो कि मतलब मुंबई से बाहर हैं। बोथ ऑफ देम जो है वो उन्होंने डिपॉजिट करा है सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड एसेट विद द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। सेम अमाउंट का लिक्विड एसेट जो है वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास में जमा कराया है। क्या चीज़ जो है वो सही है इन चारों में से? क्लियरिंग मेंबर राम जो है वो उसके पास में हायर एक्सपोजर लिमिट होगी देन क्लियरिंग मेंबर श्याम, या फिर जो है वो क्लियरिंग मेंबर श्याम के पास में ज़्यादा एक्सपोजर लिमिट होगी क्लियरिंग मेंबर राम से, या दोनों के पास में इक्वल एक्सपोजर लिमिट होंगी, या इसमें से कुछ भी नहीं? देखो, मैं आपको जो है वो एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि जो कि डॉक्टर एलसी गुप्ता है, एलसी गुप्ता की कमेटी रिकमेंडेशन थी, वहाँ पर मेंबर का एक्सपोजर जो है वो किससे लिंक्ड होता है? मेंबर का जो एक्सपोजर होता है वो लिंक्ड होता है कि जो अमाउंट ऑफ लिक्विड एसेट जो भी मेंटेन्ड कर रहे हैं, जो भी मेंटेन करें उन्होंने विद क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ में, उसके ऊपर बेस्ड होता है मेंबर को कितना एक्सपोजर, कितना खेलने के लिए मिलता है, कितना वो एक्स्ट्रा खेल सकते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि आपको जो है वो खेलने के लिए मिल जाता है, कि मतलब आपको जो है ना थोड़ा सा ना एक्सपोजर जो है वो मिल जाता है कि आपने जो है मान लो 1000 रुपये का लगाया, लेकिन आपको 3x 4x यहाँ तक का खेलने के लिए मिल जाता है, 4x 4000 तक का खेलने के लिए, ऐसे से करके हर जो है वो डिपेंड होता है, हर के अंदर अलग अलग एक्सपोजर जो है वो मिलते हैं। अगर आप जो है वो अलग अलग किसी ब्रोकर्स वगैरह के पास में ज्वाइन करते हो, अगर आप मान लो शेयर खान के थ्रू जो है ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर जो है वो किसी और के थ्रू जो है वो एंजल ब्रोकिंग वगैरह के अंदर, हर करके अलग अलग एक्सपोजर जो है वो आपको देते हैं। और यहाँ पर कोई भी मतलब यहाँ पर कोई भी जोग्राफिकल लिमिटेशंस का कोई भी मेंशन नहीं है। तो दोनों को जो है वो क्या मिलेगा, इक्वल जो है वो एक्सपोजर जो है वो क्या मिलेंगी, लिमिट्स जो है वो मिलेंगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सो अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है, द पोटेंशियल एक्सपोजर इज कैलकुलेटेड बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑन द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मंथ, ऑन द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे, या फिर वो रियल टाइम बेसिस पर जो है वो कैलकुलेट करा जाता है। कब कैलकुलेट करा जाता है? तो जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होती है वो की जो ऑनलाइन पोजीशन जो है वो क्या होती है, मॉनिटर होती रहती है, सिस्टम जो है वो मॉनिटर करता रहता है कि जो भी ओपन पोजीशन है उसको रियल टाइम बेसिस पर जो है वो क्या करता रहता है, मॉनिटर जो है वो करता रहता है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है वो मॉनिटर करता रहता है जो क्लियरिंग मेंबर की जो है वो इनिशियल मार्जिन की वॉयलेट तो नहीं हो रही है, एक्सपोजर मार्जिन वॉयलेट तो नहीं हो गया है, कि मतलब आपने जो है वो इनिशियल मार्जिन ढंग से बनाया हुआ है, एक्सपोजर मार्जिन जो है वो ढंग से बनाया हुआ है, कोई आपका इनिशियल मार्जिन जो कि आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रखवाना पड़ता है वो कम तो नहीं हो गया है, एक्सपोजर मार्जिन जो है वो आपका जो है वो ख़त्म तो नहीं हो गया है, क्योंकि अगर आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपको दोबारा लेकर आना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म तो नहीं हो गई हैं। एंड इसीलिए जो टीएम जो ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं वो मॉनिटर्ड करे जाते हैं इनिशियल मार्जिन के वॉल्यूशन के लिए एंड पोजीशन लिमिट की वॉल्यूशन के लिए जो है वो मॉनिटर जो है वो करे जाते हैं। एंड कैसे मॉनिटर करे जाते हैं?
सो द करेक्ट आंसर आ जाता है इसका, रियल टाइम बेसिस पर जो है वो उनकी मॉनिटरिंग करी जाती है। मतलब एज एंड व्हेन जैसे जैसे जो है वो रियल टाइम बेसिस पर जो है वो चलता रहेगा सब कुछ। ठीक है, रियल टाइम बेसिस पर जो है वो चलना बहुत ज़रूरी है कि हमें पता चलता रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एक्सपोजर मार्जिन जो है वो वॉल्यूएट हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनिशियल मार्जिन जो है वो उसका वॉल्यूएशन हो गया है। तो ये सारी बातें आ जाती हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाता है, इफ़ द जो है वो फ्यूचर प्राइस का जो है वो फ्यूचर प्राइस का सो इफ़ द फार मंथ जो है फ्यूचर प्राइजेस आर लेस देन द नियर मंथ फ्यूचर प्राइजेस, उसको क्या बोला जाता है? क्या उसे डेल्टा हेजिंग बोला जाता है, क्या उसे कंटेंगो बोला जाता है, क्या उसे बेसिस बोला जाता है, या फिर उसे बैकवर्डेशन बोला जाता है? क्या बोला जाता है? देखो, जब भी फ्यूचर प्राइस जो होते हैं वो कम है, स्पॉट प्राइस से कम है, किसी भी एसेट के स्पॉट प्राइस से फ्यूचर प्राइस जो है वो कम है, फ्यूचर प्राइस कम है और स्पॉट प्राइस जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, या फिर आप ये कह लो कि फार मंथ फ्यूचर्स जो है वो कम है, किससे कम है? नियर मंथ फ्यूचर से जो है वो कम है। तो मार्केट पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि क्या चीज़ कम हो जाएगी? फ्यूचर जो है वो हमारा कम हो रहा है, गिर रहा है। तो ये जो एक्सपेक्टेडली फॉलिंग मार्केट है कि मार्केट जो है वो फॉल हो रहा है, स्पॉट प्राइस ज़्यादा है, फ्यूचर प्राइस जो है वो कम हो रहा है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हमने क्वेश्चन समझ लिया है ना अच्छे से कि फ्यूचर प्राइस जो है वो कम है, जो अभी स्पॉट प्राइसेस है। नियर मंथ फ्यूचर प्राइस का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हमें जो है वो ये बताना है कि इसको क्या बोला जाता है। तो ये जो एक्सपेक्टेडली मार्केट फॉल हो रही है इसे क्या बोला जाता है? इसे बैकवर्डेशन जो है वो बोला जाता है। लेकिन अगर फ्यूचर प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी स्पॉट प्राइस से, किसी भी अंडरलाइंग एसेट की जो फ्यूचर प्राइस है वो ज़्यादा होगी स्पॉट प्राइस से, तो मार्केट पार्टिसिपेंट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या जो है वो सोच रहे हैं, क्या आप सोच रहे होंगे कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्पॉट प्राइस जो है वो बढ़ेगा नियर फ्यूचर्स के अंदर, और ये जो एक्सपेक्टेडली राइजिंग मार्केट है, इस एक्सपेक्टेडली राइजिंग मार्केट को माय डियर फ्रेंड्स कंटेंगो बोलते हैं। बट यहाँ पर तो यार ये हो रहा है ना कि फ्यूचर प्राइस कम है और स्पॉट प्राइस ज़्यादा है, तो इसे बैकवर्डेशन बोलते हैं। हम बैकवर्डेशन की तरफ चल रहे हैं, हम ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम बैकवर्डेशन की तरफ चल रहे हैं कि क्योंकि जो है वो एक तरह से क्या हो रहा है कि यार स्पॉट प्राइस ज़्यादा है, फ्यूचर में जो है वो प्राइस कम है उसका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। यहाँ पर तो करेक्ट आंसर था ही डी। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, अगला क्या है कि अ ट्रेडर सेल अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड प्राइस राइजेस। एक ट्रेडर ने जो है वो क्या करा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो बेच दिया एंड प्राइस जो है वो राइज हो रहा है। तो जो ट्रेडर है, ट्रेडर विल डैश इफ़ ही सिक्योर, क्या होगा जब वो अपनी पोजीशन को जो है वो काट देगा? क्या उसे प्रॉफिट होगा, क्या उसे लॉस होगा, क्या जो है वो इनसफिशिएंट डाटा है ये, या फिर रन ऑफ द अबव? तो मैं जो है वो आपको ना सबसे पहले इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। मान लो उसने जो है वो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ ट्रेडर है, मान लो आप ट्रेडर हो, आपने जो है सेल करा कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को, आपने सौदा लगा दिया, काट दिया उसको, एंड प्राइस बढ़ जाता है। तो ट्रेडर को, आप ट्रेडर हो, आपको क्या होगा? देखो, एक रूल हमेशा याद रखना कि हम अगर बेचेंगे महंगे में तो हमारे को फ़ायदा होगा, एंड हमारे को ख़रीदना क्या होता है? सस्ते में ख़रीदना होता है, महंगे में बेचना होता है, तभी आके आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का यही रूल होता है, बेचो महंगे में, ख़रीदो सस्ते में। ठीक है, अब जो है वो आ जाता है, अगर मान लो आप कोई चीज़ है वो 100 रुपये में जो है वो बेच दी, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर है, आपने 100 रुपये में बेच दी एंड प्राइस बढ़कर 110 रुपये हो जाता है, तो आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? जब आप पोजीशन को काटोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपने 100 में खरीदोगे एंड उसको बेचोगे कितने में? 110 रुपये में, तो आपको कितने रुपये का नुकसान हो जाएगा? 10 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, ही मेक अ लॉस। ट्रेडर, आप ट्रेडर हो, आपको लॉस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में, अगला क्वेश्चन जो है वो रिस्क एडवर्स इन्वेस्टर के जो है वो रिलेशन में है। सो अगला क्वेश्चन में ये देखो, मिस्टर ए इज़ अ रिस्क एडवर्स इन्वेस्टर, ही वुड प्रेफर सिक्योर इन्वेस्टमेंट लाइक फिक्स डिपॉजिट एंड अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड नॉट द मार्केट ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट। स्टे ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिस्टर ए है, वो रिस्क एडवर्स इन्वेस्टर है, वो जो है वो प्रेफर करता है सिक्योर इन्वेस्टमेंट जैसे कि फिक्स डिपॉजिट एंड अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स, एंड वो जो है वो मार्केट ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रेफर नहीं करता। क्या ये बात सच होती है? ये क्या ये बात सही है, ये गलत है? तो मैं सबसे पहले आपको ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि रिस्क एडवर्स इन्वेस्टर क्या होता है। जो रिस्क एडवर्स इन्वेस्टर होता है वो प्रेफर करता है वो इन्वेस्टमेंट जो कि ज़्यादा सिक्योर है।
अगर आप एक रिस्क एडवर्स इन्वेस्टर हो ना, तो आप ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो प्रेफर करोगे जो कि ज़्यादा सिक्योर है, मतलब जो ज़्यादा सेफ है, एंड जो है वो जिससे जो है वो ज़्यादा आपको हायर पोर्टफोलियो एलोकेशन जो है वो मिल जाए, एंड दस वुड हैव अ कि जो है वो आपको ज़्यादा पोर्टफोलियो एलोकेशन जो डेट के अंदर एंड फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर होती है, उसकी जो है वो ज़्यादा पोर्टफोलियो एलोकेशन किसके ऊपर होती है, डेट के अंदर होती है, क्योंकि डेट जो है वो ज़्यादा सेफर होता है, एंड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ भी ज़्यादा सेफर होती है, इसीलिए जो रिस्क एडवर्स इन्वेस्टर होता है वो इनमें ज़्यादा पैसा लगा के रखता है। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई इन्वेस्टर है जो कि लेस एडवर्स इन्वेस्टर है, जो कि मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, ज़्यादा सरदर्दी नहीं लेना चाहता, वो जो है वो क्या रखेगा, उसका वो जो है वो ज़्यादा एक्सपोजर जो है वो किसके ऊपर जो है वो रखेगा, मतलब जो वो ज़्यादा सरदर्दी, मतलब वो इस सेंस में कि वो जो है वो रिस्क, मतलब वो रिस्क लेना चाहता है, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं लेना चाहता है, वो रिस्क लेना चाहता है। लेस रिस्क एडवर्स का मतलब है वो डरता नहीं है रिस्क लेने से, वो लेगा रिस्क, तो फिर वो क्या लेना, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेगा, वो अदर रिस्क की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि उसको पता है एक रूल कि जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा रिटर्न मिलता है, अगर फेवरेबल सिचुएशन जो है वो अराइज हो जाती है तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था, मिस्टर ए जो है वो रिस्क एडवर्स इन्वेस्टर था, वो क्या ऐसी इन्वेस्टमेंट में जो है वो लगाना पसंद करेगा कि जो फिक्स डिपॉजिट और अदर डेट इंस्ट्रूमेंट होगी। हाँ भाई हाँ, क्योंकि वो जो है वो सेफर इन्वेस्टमेंट्स हैं, वही इन्वेस्टमेंट करना वो प्रेफर करेगा। इसके बाद में हमारे पास में जो है वो अगला क्वेश्चन कौन सा आ जाता है, ये वाला, इफ़ द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक ऑफ द पुट ऑप्शन इज़ वेरी वॉलेटाइल, मतलब बढ़ता गिरता चेंजेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वॉलेटाइल है अगर जो है प्राइस अंडरलाइंग स्टॉक का, तो प्रीमियम जो है वो कंपैरेटिवली लोअर होगा या कंपैरेटिवली हायर होगा या ज़ीरो होगा या फिर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा ऑप्शन के प्रीमियम पर। तो क्या जो है वो मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन होगी, मतलब इसमें से क्या जो है वो क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से, एक बार सोचो। तो इन सारी वोलेटिलिटी को मेजर करने के लिए ऑप्शन ग्रीक में एक चीज़ जो है वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया हुआ है, वेगा जो है वो इन चीज़ों को जो है वो मेजर करता है। तो अगर जब भी कोई भी प्राइस जो है वो वोलेटिलिटी की बढ़ती है, तो उससे जो है वो, तो जब भी वोलेटिलिटी बढ़ती है तो एक्सपेक्टेड पे आउट जो बाय ऑप्शन से होता है वो हमारे को इंक्रीज़ होता ही है, चाहे वो वेदर वो कॉल ऑप्शन है या फिर जो है वो पुट ऑप्शन है। तो यहाँ पर प्रीमियम जो है वो हमारा कंपैरेटिवली जो है वो उस केस में क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, जब भी प्राइस अंडरलाइंग स्टॉक की जो है वो बढ़ती है, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड जो पे आउट जो हमारे को मिलना होता है वो हमारा ज़्यादा ही होता है बाय ऑप्शन के अंदर, वेदर वो कॉल हो या पुट हो। तो यहाँ पर जो है वो हमारा प्रीमियम उस केस के अंदर जो है वो क्या हो जाता है, प्रीमियम उस केस में जो है वो इंक्रीज ही होता है, हायर ही होता है उस केस में। सो यहाँ पर हमारे ये सारे क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास में सबसे पहले आए, एंड कोई भी जो है वो लेटेस्ट जो मॉक टेस्ट जो है वो मैं अपलोड करता रहता हूँ वो भी आपके पास में मतलब जल्दी से जल्दी आए। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।